चलिए आइए फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम परमाणु और मॉलिक्यूल्स अणु। देखिए, एटम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत सारी जगह एटम का नाम आता है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, किस तरह से ये चैप्टर चलता है। तो निश्चित रूप से एटम की जब बात करते हैं तो प्राचीन काल में हमारे कुछ विद्वान, जिसमें एक का नाम था कणाद नाम का एक साइंटिस्ट हैं, या फिलोसफर कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि पहले इनको फिलोसफर कहा जाता था, दार्शनिक बोला जाता था। कणाद ने ये बताया कि ऑल मैटर्स, जितने भी पदार्थ हैं वे सभी के सभी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, एनी टाइप ऑफ मटेरियल यू कैन थिंक इन योर माइंड। गोल्ड, चलिए छोटा क्यों सोचे, बड़ा बड़ा ही सोचेंगे ना। गोल्ड को आप छोटे छोटे पीस करते जाओ, और छोटा कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी उसके बाद में इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। Means if we break down the big particles या big part of a gold in a smaller particles, then at last there is a situation will come, no any further division is done by us। इसका आगे विभाजन नहीं होगा। तो इसको कहा किन्होंने, इस कणाद ने इनको कहा ये है कण, जिसे हम कहते हैं कई बार कण कण में भगवान मौजूद है। अरे कण का मतलब बहुत छोटे से छोटा भाग, बहुत छोटे छोटा पार्ट, किसी भी चीज का हो सकता है। लकड़ी का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, ठीक है, मिट्टी का ले लो, किसी भी चीज का छोटे से छोटा पार्ट जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी चीज को उन्होंने कहा, अपने नाम से ही इन्होंने बताया कि वह एक कणाद है। वो क्या कहते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर मीन्स all matters is made up of small particles। कई बार स्मॉल की जगह आपके पास टाइनी पार्टिकल्स या टेनी पार्टिकल्स भी आ जाता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है बहुत छोटे से छोटा कण, यानी कि यह छोटा से छोटा कण जिसका आगे डिवीजन संभव नहीं है। इसी चीज को फर्दर जब आगे आए तो हमारे और भी दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट हुआ है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इसी चीज को आगे जाके नाम दे दिया एटम, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। बताइए कोई समस्या हो तो। ठीक है, तो परमाणु नाम दे दिया इसको। परमाणु नाम देने से इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। तो इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ सिद्धांतों को जरूर देखना है, कुछ नियम है उनको भी देखना है। आपकी बुक में बाकायदा दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैं इसे साफ कर दूं। तो सबसे पहले हम आएंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। जो रासायनिक पदार्थ हैं जब आपस में संगठित होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो वो एक नियम के तहत होते हैं। तो उसी में ये लॉ है। तो इस लॉ में क्या कहा गया कि 18th सेंचुरी के बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर काम किया है, ठीक है। तो 1774 के अंदर एक साइंटिस्ट था लेवेसियर, 1774 के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था लेवेसियर, ठीक है। लेवेसियर नाम का ये जो साइंटिस्ट है 1774 के अंदर, इन्होंने बताया कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मान लीजिए उन्होंने क्या क्या बात बताई, वो हम क्रम वाइज लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं।
कि इन ऑल केमिकल रिएक्शन, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है, मान लीजिए केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होता है, दो केमिकल है आपस में रिएक्शन किया और एक नया पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। तो व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो क्या कहा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नो चेंज comes after chemical reaction, या no any change in comes in mass also, तो इसके मास में कोई अंतर नहीं आएगा, मास वैसा का वैसा रहेगा। तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात बताई, और दूसरी बात क्या कहते हैं, मैटर जितने भी होते हैं, मैटर्स जितने भी मैटर्स होते हैं, when does the chemical reaction, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो नो चेंज इन कम्स, या जो मैटर होता है, इट इज नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in any chemical reaction, in chemical reaction, केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर जो है वो नष्ट नहीं होता है, न उसका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो जब यह बात हो गई तो इसमें फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या इस एग्जांपल में वो बातें आती हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में हम सब लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनाइट को जब आप हीट करते हैं, जब हीट करेंगे तो निश्चित रूप से हीट जब दे रहे हैं तो ये दो भागों में टूटेगा, और किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बाहर निकल जाएगी। तो ये इतनी सी रिएक्शन है। ये हमें इस सिद्धांत के बारे में क्या बताती है, देखिए कि जब कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसकी मात्रा हम मानते हैं 100 ग्राम हमने लिया, तो इसका मास कितना था, 100 ग्राम। लेकिन जैसे ही आपके पास में इसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, 56 ग्राम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और 44 ग्राम यहां पर बच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यदि इन दोनों का आप सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो वही 100 आके रहेगा। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, नो एनी चेंज इज कम्स इन दिस रिएक्शन। ओके, तो ये तो था पहला रिएक्शन। देख लीजिएगा आप एक बार, मैं इसको साफ करता हूं, फिर हम दूसरे लॉ पर आते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है आपको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बुक में है आपके, देख लेना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर क्या बताया गया है, देखिए इस पर काम किया एक साइंटिस्ट था, प्रोस्ट। क्या नाम था उसका, प्रोस्ट। प्रोस्ट जो है वो आपके यहां आता है 79 के अंदर। उन्होंने इस रूल में क्या बताया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहने का मतलब निश्चित अनुपात का नियम मान लो उसको, ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम कैसे हो गया, वो क्या कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो केमिकल रिएक्शन मींस एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और एक तीसरा चीज हमारे सामने बन के आ जाएगी। जैसे मैं बात करूं आपसे H2O की बात करूं, H2O, H2O किससे मिलकर बना हुआ है, सीधी सी बात है, एक तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, दूसरा इसके अंदर ऑक्सीजन है। दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ही गैसीय अवस्था में। यहां ये गैसीय अवस्था में है, यहां ये भी गैसीय अवस्था में। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O, और H2O क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है।
अब यहां दो एलिमेंट आपस में जुड़े, रिएक्शन हुई और एक तीसरा पदार्थ H2O के रूप में लिक्विड हमारे पास बना दिया। अब ध्यान रखना, जितना इसका है, ये दोनों का दोनों ने पार्टिसिपेशन किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, इनका पार्टिसिपेशन हमेशा यहां भी उतना ही रहेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात में रहेंगे। कैसे रहेंगे तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट, a chemical compound always consists of the, अब केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, कंसिस्ट किन किन चीज का होता है भैया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे ना, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स। हो गई केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड कब बनेगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा, तो हमेशा क्या होगा, कुछ एलिमेंट उसमें मिले होंगे। ठीक है, सम एलिमेंट्स क्या होंगे, सम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, सीधी सी बात क्या है, कंबाइंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे, कंबाइंड टुगेदर, जुड़ना ही होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन, ये भी ध्यान रखना, इन द सेम प्रोपोर्शन, हमेशा समान अनुपात में ही जुड़े होंगे। प्रोपोर्शन किससे, बाय मास, मास हमेशा सेम होगा, विल बी रिमेन सेम, पहली बात हो चुकी थी। यहां भी कंस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, इनका अनुपात में निश्चित होगा। जैसे अब मैं मान लूं कि मेरे पास 100 ग्राम H2 है, ये मान के चलो 100 ग्राम H2 है, तो इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो होगा, हाइड्रोजन का कितना पार्ट होगा और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का इसमें अनुपात होगा 1:8, 1:8 के क्रम में रहेंगे। क्यों रहेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन इसमें होगा 11 ग्राम और ऑक्सीजन इसके अंदर होगा 89 ग्राम। तो यदि इसको हम देखें दोनों को 11 88 तो 1:8, ठीक है, क्योंकि ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे, 0.1 होगा तो उसका करना क्या है, कुछ भी नहीं होगा, तो 1:8, तो इसके केमिकल जो है इसका प्रोपोर्शन होगा 1:8 का, हमेशा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो इसको जल्दी से उतार लो। तो ये हो गया आपका दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए चैप्टर में बहुत मजा आएगा, स्टार्ट में थोड़ी सी थ्योरी है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। लग रहा है बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन मुझे भी पता है बोरिंग लग रहा है, फिर भी आप इसको समझेंगे, जरूरत पड़ेगी इस चीज की हमें आगे। चलिए साफ कर दो अब इसको। अब इसके बाद में आपके पास क्या आता है, देखिए इसके बाद आते हैं एटॉमिक थ्योरी। और एटॉमिक थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नंबर 1 पर जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन वाज ए साइंटिस्ट, इसने थ्योरी दी 1808 के अंदर, 1808 के अंदर जो है जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उसने बहुत सारी बातें बताई, उन सारी बातों को हमें देखना है। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, क्या कह रहा है ये, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पहली बात हो चुकी, कणाद ने भी बता दिया था, इन्होंने भी इसी का फॉलो किया और इन्होंने कुछ प्रूव करने की कोशिश की।
अब उस समय इतने ज्यादा साइंटिस्टों के पास में उपकरण तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो करते ही थे इसी के लिए। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, दूसरी बात उन्होंने कहा पार्टिकल्स के छोटे होते हैं। फिर क्या कहा, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहा उन्होंने, एटम। तो उन्होंने कहा एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि इन छोटे छोटे पार्टों में बांटना बहुत मुश्किल है, तोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, थर्ड नंबर पर फिर उन्होंने क्या कहा, कैन नॉट बी डिवाइडेड। फिर डिवाइडेड करने के बाद क्या करा है कि एटम्स कैन नॉट बी, क्या करना, कैन नॉट बी मतलब न तो इनको बना सकते हैं और न इनको बना सकते हैं, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड। न तो हम इसे मिटा सकते हैं और न इनको हम बना सकते हैं। ठीक है, न तो इनका निर्माण कर सकते हैं और न इनको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं डाल्टन, कहते हैं कि देयर वेरियस काइंड ऑफ एटम्स, आर एग्जिस्ट्स। बहुत तरह के एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एटम कई तरह के हैं, हर पदार्थ का एटम अपना एक अलग तरह का, हाइड्रोजन का एटम अलग तरह का, हीलियम का अलग तरह का, कार्बन का अलग है, कैल्शियम का अलग है, हीलियम का अलग है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कहता है, अब वो क्या कह रहा है कि सम मासेस सेम साइज केमिकल जो है पार्टिकल्स के होते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, सेम एटम्स, सेम एटम्स का मतलब जो सेम मैटर का एटम का, किसी एक मैटर का एटम जो होता है वो सब सेम होता है। तो सेम एटम्स फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, एक तरह के एक जैसे होते हैं। कैसे, साइज में भी सेम होते हैं, शेप में भी सेम होते हैं, यह भी बात उन्होंने बताई। ठीक है, नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कॉन्टेंट्स या इन कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड वह चीज होती है जिसमें एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। जैसे H2O है, H2O इज ए कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये होता है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, मोर देन वन एलिमेंट व्हेन गेट टुगेदर इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन। प्रॉपर प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात में जब होते हैं तो वह कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड के अंदर निश्चित रूप से दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, एक से ज्यादा होंगे एलिमेंट, एक से दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं कंपाउंड के अंदर, उनके जो एटम्स होते हैं दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। अब देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि आगे आने वाले समय में इनको जो है गलत साबित कर दिया गया। तो जब गलत साबित कर दिया तो निश्चित रूप से ये थ्योरी कहीं टिकेगी क्या, नहीं टिकेगी। तो इसके लिए फिर एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ता है, और वो पढ़ना था ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां। भाई इसके जो एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी है इसके अंदर क्या कमियां रह गई, तो ड्रॉबैक्स देखते हैं हम। तो इतना आपने देख लिया, अब इसको साफ कर दूं मैं। ओके, अब देखिए ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स किसकी, ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की कमियां कौन कौन सी हैं, ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब इन्होंने एक जगह बताया था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इन अदर पार्टिकल्स, लेकिन आपको बता दूं आगे जब खोज हुई तो एटम इज डिवाइडेड इनटू मोर पार्टिकल्स। मोर पार्टिकल्स आगे पता चल जाएगा। मोर पार्टिकल कौन से हो गए? देखिए, एटम के अंदर को क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इनको अलग अलग किया जा सकता है। आगे की थ्योरियों में आया तो इसका एक चीज क्या होगी? फेल हो गई। जब एक भी चीज यदि फेल हो गई तो आपकी थ्योरी तो फेल हो गई। साइंस में फेल होने का मतलब फेल। थ्योरी एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या था? अब उन्होंने क्या बताया? दूसरा बताया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स और द सेम साइज, यानी कि जो एलिमेंट के एटम हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये जब प्रूव हो गया कि जो एटम ऑफ ए पर्टिकुलर elements are not same, there is slightly different in the size। तो हो गया आपका, दूसरी बात भी फेल हो गई इसकी। अब भैया ये तो समझ सेम, दिक्कत हो गई। दूसरी बात इन्होंने बताया, साइज की तो बात की गई, सेम साइज, और इन्होंने ये भी कहा था कि मास भी समान होता है, लेकिन वो भी समान नहीं होता। मास आर नॉट सेम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स एटम। पर्टिकुलर एलिमेंट का मास भी सेम नहीं होता है, स्लाइटली उसमें भी डिफरेंट होता है। ये जो जॉन डाल्टन है, ये पता है आपको 1766 के अंदर इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था। कहां का था ये था इंग्लैंड का। ठीक है, उसके बाद 1808 में इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं। थ्योरी इज गिवन इन 1880। तो ये दो तीन चीजें याद कर लेना। ठीक है, इसको पूरा नाम क्या कहता है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ओके, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय।